नेताजी की मौत की जांच करने वाली कमेटी थी शाहनवाज कमेटी। इस कमेटी ने नेताजी के साथी के बयानों को आधार बनाया था। ये साथी थे आईएनए के कर्नल हबीबुर रहमान। कर्नल का कहना था कि वो भी उसी विमान में नेताजी के साथ थे जो हादसे का शिकार हुआ था। हालांकि नेताजी के समर्थकों का दावा है कि रहमान ने जानबूझकर सच छिपाया। यही वो 4 तस्वीरें हैं जिन्हें आईएनए के कर्नल रहमान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान हादसे में हुई मौत के सबूत के तौर पर पेश किया था। लेकिन इन तस्वीरों से कहीं भी नेताजी की मौत के सबूत पुख्ता नहीं होते। मिसाल के तौर पर पहली तस्वीर को ही ले लें। इसे देखने पर यूं लगता है जैसे किसी पहाड़ी इलाके में एक विमान पड़ा है, लेकिन दूसरे गवाहों के मुताबिक दुर्घटना या तो रनवे पर हुई थी या फिर उसके बिल्कुल आसपास। दूसरी तस्वीर देखें तो इसमें एक पत्थर मिट्टी का टीला लगता है, लेकिन इसे नेताजी का दुर्घटनाग्रस्त विमान बताया गया है। तीसरी तस्वीर देखने में कोई धुंधली सी सफेद चीज नजर आती है, लेकिन इसे नेताजी का ताबूत बताया गया है। और चौथी तस्वीर में एक अनजान आदमी कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है, लेकिन कर्नल रहमान का मानना है कि वो खुद नेताजी के ताबूत के पास बैठे हैं। लेकिन इसमें भी ताबूत का कहीं अता पता नहीं है। हबीब who was with him, he belonged to our battalion, और उससे भी मैं मिला बाद में। वो तो जनरल स्टोरी थी जो उन्होंने कह दिया। हबीब वाज सच ए स्ट्रांग ऑफिसर कि जो वो नेताजी ने अगर कह दिया तो वो वही रिपीट करता रहता, वो और कोई वर्शन नहीं देता। ताज्जुब की बात तो ये है कि नेताजी को एयरपोर्ट से अस्पताल ले जाने और वहाँ उनकी कथित मौत से जुड़ी सिर्फ यही 4 तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन इसमें कहीं भी नेताजी मौजूद नहीं हैं। बहरहाल इन 4 तस्वीरों की चौकड़ी से निकलकर एक बार आइए फिर चलते हैं विमान हादसे से जुड़े गवाहों के पास। शाहनवाज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन सब लोगों के बयान लिए जो या तो नेताजी के साथ विमान में सवार थे या फिर ताइहोकू एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लेकिन जांच के दौरान हर जगह मौजूद रहने वाले कमेटी के गैर आधिकारिक सदस्य सुरेश चंद्र बोस के मुताबिक इन गवाहों के बयान आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। मिसाल के तौर पर नेताजी के सबसे करीबी कर्नल रहमान के मुताबिक नेताजी को लेकर ये विमान ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद करीब 2 मील की दूरी तय कर चुका था। तभी जोर का धमाका हुआ और देखते ही देखते ये विमान कलाबाजी खाते हुए औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। जहाज में सवार दूसरे जापानी गवाह मेजर ताकाहाशी के मुताबिक उड़ान भरते ही विमान बाईं ओर झुक गया और रनवे के बिल्कुल पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ताकाहाशी का यह बयान कर्नल रहमान से बिल्कुल अलग है। जाहिर है सभी गवाहों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जो नेताजी की मौत को सही ठहराने के लिए नाकाफी हैं। मैंने सुना रेडियो पर, हमने बिलीव ही नहीं किया। हम 2-3 दिन के बाद इनके हेडक्वार्टर में गए, मैं और एक मिस्टर देवनाथ दास थे। तो जाते जापानी जनरल के ये शब्द थे, पहला शब्द ये था, डोंट बिलीव इन दैट स्टोरी, यू कंटिन्यू विद योर प्लान्स। इसके अलावा नेताजी की ताइहोकू अस्पताल में हुई कथित मौत का मामला कुछ और ही कहानी बयां करता है। नेताजी के भतीजे ने जब अस्पताल के उस डॉक्टर से बातचीत की जिसे नेताजी का इलाज करने वाला कथित डॉक्टर माना जा रहा है, तो पता चला कि उनके नाम पर जारी किया गया मौत का सर्टिफिकेट दरअसल किसी जापानी का था। डॉक्टर योशिमी वो उत्तर जापान में रहते हैं, उनका एविडेंस लिया, लेकिन हम लोग को ये मालूम हुआ उनको एविडेंस से जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कभी नहीं देखा, कभी उनका तस्वीर भी नहीं देखा, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और जो डेथ सर्टिफिकेट वो इशू किया वो एक जापानी नाम में थे, इचिरो ओकुरो। नेताजी की मौत को सही ठहराने के लिए सबूत के तौर पर शाहनवाज कमेटी को सौंपी गई घड़ी का मामला भी काफी चौंकाने वाला है। कर्नल रहमान ने कमेटी को एक चौकोर घड़ी दी थी जो उन्हें कथित रूप से नेताजी का इलाज कर रहे जापानी डॉक्टर योशिमी से मिली थी। लेकिन नेताजी के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के मुताबिक वो हमेशा अपने पिता की दी हुई गोल आकार वाली ओमेगा घड़ी ही पहनते थे। लिहाजा ये सबूत भी नेताजी की 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू अस्पताल में हुई मौत पर सवाल खड़ा करता है। क्या नेताजी ने जिंदगी के आखिरी दिन फैजाबाद में गुजारे थे? ये सवाल एक बार फिर उठा रहे हैं नेताजी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले फिल्मकार अम्लान कुसुम घोष। घोष का दावा है कि मुखर्जी कमेटी के अध्यक्ष मनोज मुखर्जी ने उन्हें बताया था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। उनके मुताबिक नेताजी नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश आए थे।
फैजाबाद के इसी राम भवन में गुमनामी बाबा ने 3 साल गुजारे। 3 साल यहाँ बिताने के बावजूद गुमनामी बाबा को आज तक किसी ने नहीं देखा। हालांकि इस घर के मालिक के जहन में आज भी उनकी यादें ताजा हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि देखो भाई, भारत के भारतवासियों का एक मिशन था, यहाँ के नेताओं का एक मिशन था कि देश को आज़ाद कराना। देश आज़ाद हो गया। आज देश की पूरी बागडोर जनता के हाथ में है। वही आप प्रशासन कर रहे हैं, वही प्रशासन कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा देश चलाया जा रहा है। तो अब इसमें उस प्रकरण को उठाना नेताजी के बारे में मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। टालने की कोशिश किया। जो तीनों रिस्टवॉच मिला है, जो तीनों रिस्टवॉच बॉक्स नंबर 5 के अंदर और एक छोटी सी बॉक्स में थे, इन्वेंटरी नंबर 1001 में, वो ओमेगा रिस्टवॉच है, गोल्ड ओमेगा रिस्टवॉच पहनते हुए नेताजी की तस्वीर बहुत मशहूर है। कोई भी आदमी सिर्फ रिस्टवॉच देखेगा, जो जिसको थोड़ी सी जानकारी है नेताजी के बारे में, वो फट से पहचान लेगा कि रिस्टवॉच उनको ही है। फैजाबाद के राम भवन में आने से पहले गुमनामी बाबा ने अयोध्या के नया घाट इलाके के इसी पुराने घर में भी 1974 में अपना वक्त गुजारा था। गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी के होने की खबर जब मुखर्जी कमीशन के कानों तक पहुंची तो कमीशन के लोग तहकीकात के लिए यहां आए। बहरहाल गुमनामी बाबा का रहस्य फैजाबाद ट्रेजरी में उनके सामान के साथ ही सीलबंद है। रईस परिवार में जन्मे, लंदन में पढ़े और आईसीएस की नौकरी, किसी भी नौजवान के लिए यह एक सपना हो सकता था। लेकिन नेताजी को एक ही सपना आता था। यह सपना था आजादी का सपना। देश के लिए मर मिटने का जज्बा था उनमें। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पराए मुल्क में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। यही वजह है कि देश का नौजवान नेताजी को ही महानायक मानता है। उड़ीसा में कटक के एक रईस परिवार में जन्मे नेताजी को देश की गरीबी और मजबूरी बचपन से ही कचोटती रही। अपने 14 भाई बहनों में सबसे अलग सुभाष चंद्र बोस ने घर के कायदे कानून को अपने काम में कभी आड़े नहीं आने दिया। औरों के लिए अपनी जिंदगी जीने का उनका फलसफा ताउम्र बरकरार रहा। पेशे से कामयाब वकील नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस उन्हें आजादी की लड़ाई से दूर रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आईसीएस की पढ़ाई के लिए नेताजी को इंग्लैंड भेज दिया। नेताजी ने परिवार की उम्मीदों के मुताबिक आईसीएस की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन गुलामी की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं थी। लिहाजा वो वापस लौटकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी योजनाएं बनाने में जुट गए और इसमें उन्हें राह दिखाई चित्तरंजन दास ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। लेकिन गांधी जी से मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक अलग पार्टी बना ली। इस बीच अंग्रेजों ने नेताजी को 2 जुलाई 1940 को एक बार फिर गिरफ्तार कर उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। नेताजी इस दौरान समझ गए कि अंग्रेजी शिकंजे से आजादी बिना बाहरी मदद के नहीं मिल सकती। 17 जनवरी 1941 को नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर एक पठान के वेश में अफगानिस्तान पहुंच गए और फिर वहां से 18 मार्च 1941 को रूस के रास्ते बर्लिन पहुंचे। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ गोलबंद हुए जर्मनी, जापान और इटली के साथ मिलकर भारत की आजादी का सपना देखा। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।